नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एयरबॉर्न डिजीजेस के बारे में। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही रेस्पिरेटरी डिजीज बेहद कॉमन है। दर्शकों, इसके अंदर अस्थमा, पल्मोनरी डिजीज और साथ ही लंग कैंसर भी शामिल है। आखिर क्या है एयरबॉर्न डिजीजेस? इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्या नेचुरोपैथी के माध्यम से इससे निजात पाया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर रजनी दुग्गल जी। तो चलिए मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं एयरबॉर्न डिजीज के बारे में, मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि एयरबॉर्न डिजीज क्या है? एयरबॉर्न डिजीज का सिंपल मतलब है कि जो भी आपकी बीमारियां हैं वो जो हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से फैल जाती हैं, उन सबको हम बोलते हैं वायु जनित रोग या बोलते हैं कि एयरबॉर्न डिजीज़। यानी कि ये डिजीज़ के लिए सबसे बड़ी बात है कि वातावरण में कीटाणुओं का होना और वो कीटाणु का आपके ऊपर प्रभाव होना, वो इस डिजीज़ का कारण है। तो उनको एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल बोलते हैं तो जितने भी कफ के रोग हैं, माने आप बोल सकते हैं जैसे कोविड फैला था तो वो एयरबॉर्न डिजीज़ में आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारी इन्फ्लुएंजा है, वूपिंग कफ है, टीबी है, जितने भी वायु के आपके वातावरण में जो कीटाणु हैं जिनका प्रभाव आपके ऊपर आता है, उन सब को हम बोलते हैं ये एयरबॉर्न डिजीज़ हैं। जी मैम, जैसे एयरबॉर्न डिजीज नाम से ही पता चल रहा है जो वायु से। जी मैं जानना चाहूंगी कि मैम इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल तो आपने दिया कि कोविड जो महामारी फैली थी, वो इसी का एक एग्जांपल थी। और कौन सी बीमारियां? देखिए, वैसे मैंने बताया टीबी है, कॉफ है, खांसी जुकाम है, दमा है, ये सारी की सारी बीमारियां जो है एयरबॉर्न डिजीज के कैटेगरी में आती है। लेकिन बेहतर है अगर हम इसको इस तरह से देखें कि जो एयरबॉर्न डिजीज़ है या जो वायु जनित संक्रमण है जिसको अगर हम बोलते हैं, तो वो दो कैटेगरीज में हम ले सकते हैं। पहला है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। अब जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट का मतलब कि एक जीवाणुओं का मान लीजिए आप पूरे हवा में ही फैल गया है, तो ये जो है ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई पेशेंट है और आपको होगा। वो हवा में फैल चुका है और आपको होगा ही होगा, जिनको हम बोलते हैं कोविड आया था या इस तरह सी जो बीमारियां हैं कि कोई कीटाणु पूरे हवा में फैले हुए हैं और वो बोले कि ये सबको होगा ही होगा, तो वो तो डायरेक्ट है। इसको बोलते हैं कि डायरेक्ट आपको ये प्रॉब्लम जो है हवा से हो जाएगी। अब उस केस में एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि उसकी इम्यूनिटी क्या है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। तो उस रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से वो उन जीवाणुओं से लड़ भी लेगा और बच भी जाएगा। तो हम जब इन डिजीजेस की बात करते हैं तो हमको ऐसे नहीं लेना कि हाँ ये तो होना ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इंडिविजुअली अपने आसपास का वातावरण कितना साफ रखते हैं, आप अपनी अंदरूनी रोग प्रतिरोधक क्षमता का कितना ध्यान रखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्रिवेंटिव मेजर है कि जो डायरेक्ट वायुजनित रोग हैं वो आपको ना हो, और अगर हो तो वो बहुत कम समय में अपनी स्थान छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उन सब कीटाणुओं से, जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता रखती है। तो हमें ऐसा डरना नहीं है कि हाँ ये हो गया तो मुझे ज़रूर, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे से उससे फाइट कर सकते हो अगर आपकी इम्यूनिटी इज़ गुड। अब दूसरी कैटेगरी पे बात करते हैं, इनडायरेक्ट। देखिए, जो एयरबॉर्न डिजीज़ है, जो डायरेक्ट है, वो तो वातावरण में है, तो इसका मतलब अगर किसी को कहीं भी हुई है वो हवा में ट्रैवल करके आ जाती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट है उसमें क्या है, एक व्यक्ति विशेष को मान लीजिए कोई समस्या है, वो बीमार है, उसके अंदर कीटाणु है, मान लीजिए हम खांसी जुकामी बोलते हैं, तो वो कैसे फैलती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या होता है कि उसके ड्रॉपलेट्स, जैसे किसी ने छींका और वो ड्रॉपलेट्स आपके श्वास द्वारा आपके अंदर चले गए, तो वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा कैसे होगी कि मान लीजिए उसके द्वारा इस्तेमाल कोई टॉवल, कोई हैंकी जिसमें उसके कीटाणु हैं, उसने छींका है, उसका इस्तेमाल किया है, तो वो वहाँ से आपके अंदर ट्रैवल हो जाएंगे। तो मैंने जैसे बोला कि आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता और सफाई, स्वच्छता का खास तौर पे ध्यान रखना है।
तीसरा कैसे होगा कि मान लीजिए आप कहीं गए हैं, आपको नहीं मालूम कि कुछ देर पहले वहाँ कोई इंसान खड़ा था जिसने वहाँ पर छींका है या अपने द्वारा कंटैमिनेटेड माने एक तरह से यूज्ड कोई चीज़ वहाँ रखी है, कोई गिलास है या दीवार पर मान लीजिए हाथ लगाया और आप थोड़ी देर बाद गए और आपने उस दीवार पर हाथ लगाया और उस हाथ से अपनी आँखों को या मुँह को छू लिया, तो वहाँ से वो जो आपके जीवाणु हैं, वो कीटाणु हैं, वो आपके अंदर चले जाएंगे और वहाँ से वो डिज़ीज़ जो है ट्रैवल करती हुई आपके अंदर जगह ले लेती है। तो ख़ास तौर पे क्या ध्यान रखना है कि हमको कहीं जाकर अनावश्यक रूप से किसी दीवारों को या किसी ऐसी जगह को नहीं छूना, ख़ास तौर पे अगर आप हॉस्पिटल में गए हैं और अगर छू भी लिया है तो उनका इस्तेमाल आपको अपने जो भी लिक्विड माने आपके मुंह में नहीं लगाना, मुंह को फेस को टच नहीं करना, खास तौर पे आंखों में खारिश नहीं करनी, क्योंकि वहाँ से वो कीटाणु आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तीसरा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, आप नहीं जानते कि उस जगह पर कोई एक कंटैमिनेटेड इंसान या कोई ऐसा जो रोग से ग्रस्त है वो इंसान आके गया, तो आपको जो भी ऐसी जगहें हैं जैसे कि जहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ पर ख़ास तौर पे अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना है। इसके अलावा ये कहाँ से आता है कि जैसे आपने भोजन जो खाया, अब उस भोजन के जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं हो सकता है उसको वो प्रॉब्लम हो, तो इसलिए इस तरह की चीज़ों में ख़ास तौर पे आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। हाथ धोने हैं, जब आप ऐसी किसी जैसे आप बाहर गए बहुत सारे लोगों से मिल के आए तो घर में आकर आते सार कुछ उठाकर खाने से पहले आपको अपने हाथों को बहुत अच्छे से सैनिटाइज करना है। अच्छे नीम के साबुन के साथ या एंटीसेप्टिक सोप के साथ हाथों को अच्छी तरह धोइए, तो उसके बाद ही आप उसका किसी चीज़ को खाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो ये है इनडायरेक्ट कंटामिनेशन, कि जिसमें इनडायरेक्ट कंटामिनेशन का मतलब कि डायरेक्टली हवा से नहीं लिया आपने, लेकिन ये किसी व्यक्ति विशेष से ट्रांसफ़र हुआ जो आपने जाने अनजाने में उन चीज़ों का इस्तेमाल किया कि जो जहाँ पर ऑलरेडी वो जीवाणु मौजूद थे उस व्यक्ति की वजह से। तो ये है इनडायरेक्ट कंटामिनेशन, जिससे आप भली भांति बच सकते हैं। पहली बात, स्वच्छता के ये सारे नियम फॉलो करें। ऐसी जगहों पे कोशिश कीजिए कि आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो अगर कोई खांस रहा है तो उसके ड्रॉपलेट्स हवा के थ्रू आपके पास ट्रैवल ना हो। खास तौर पे जैसे अगर हम बोलते हैं टीबी की बात है या कॉफ है या इस तरह की इन्फ्लुएंजा है, वूपिंग कॉफ है, ये सारी चीज़ों का खास तौर पे जीवाणुओं का ट्रैवल उसकी प्रेजेंस में ही होगा। तो ये इनडायरेक्ट है और वो डायरेक्ट है। जी मैम, जैसे आपने प्रिकॉशंस के बारे में भी हमें बताया, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे जो भी ये एयरबॉर्न डिजीज़ है तो ये हवा में ही होते हैं, तो यानी ये ट्रांसफरेबल है सभी डिजीज़ेस? बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रांसफरेबल डिजीज़ेस हैं, इसलिए हम खास तौर पे बोलते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी का और स्वच्छता का खास तौर पे ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए, अगर आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, मैंने बार बार इम्यूनिटी की बात करी है, तो अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो आप भली भांति इन जीवाणुओं से लड़ सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरी बात, जैसे हमने बोला प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में क्या है कि इनके साथ कांटेक्ट में ना ही आना बेहतर है। इसमें कई लोग ऐसे बोलते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं होता, ऐसा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रिकॉशंस को लेना कोई वहम नहीं है, ये आप अपनी स्वास्थ्य के लिए ले रहे हैं ताकि ये बीमारी आपको ना हो। जैसे बोला जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि इससे पहले कि कोई बीमारी आए हम ना ही आने दें तो बेहतर है। तो दो चीज़ें, आपकी इम्यूनिटी और आपकी प्रिकॉशन ही आपको एयरबॉर्न डिजीज़ से बचा सकती है। इसके अलावा और भी उपाय हैं जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं। जी मैम, मैं जानना चाहूँगी ये एयरबॉर्न डिजीज़ जैसे कि हम बात करें उनके बारे में, हवा में कीटाणु की बात करें, क्यों हवा में कीटाणु मौजूद होते हैं, इसके कारण क्या हैं, कॉजेज़ जानना चाहूँगी। देखिए, ऐसा होता है जब कभी मौसम बदलता है तो कई बार क्या होता है कि मौसम बदलने के साथ हवा में कीटाणुओं की प्रेजेंस, जैसे आप अगर देखते हैं कि अचानक बहुत सारे मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो वो एक समय है कि वो मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो ये जो कीटाणु या ये जीवाणु हैं, ये भी समय के साथ जहाँ पर दूषित जल है या किसी तरह से प्राकृतिक आपदा है या कहीं से कोई कंटैमिनेटेड व्यक्ति आया और उसने हवा में छोड़ दिया, तो ये एक कॉमन चीज़ है।
ये वातावरण में मौजूद हैं और इनका होना एक स्वाभाविक क्रिया है कि मान लीजिए कहीं सड़ांध वाला जल है, मान लीजिए अब कहीं पे बाढ़ आई है, उसके बाद वहाँ बहुत कुछ खराब हो गया, तो वहाँ पर जो जीवाणु या कीटाणु पनपेंगे उन सड़ी हुई चीज़ों के ऊपर, धीरे धीरे वो हवा में ट्रैवल करके और एक महामारी का रूप ले लेते हैं। तो ये जो प्राकृतिक आपदाओं के साथ जुड़ी हुई एक समस्या है, जिसके बारे में आमतौर पे सिर्फ हम अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने वातावरण का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये होता है। आमतौर पे आप देखिए कि क्या होता है, एक फीवर फैलेगा, वायरल फीवर है, सबको हो रहा है, जो आ रहा है उसको वायरल फीवर है। किसी का 3 दिन में ठीक हो रहा है, किसी का 5 दिन में ठीक हो रहा है, किसी का ज़्यादा समय ले रहा है। वो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे कि ये सीजन आ गया और सबको बुखार हो गया, तो ये एक प्राकृतिक रूप से आने वाली चीज़ है, जिसको हम डिफेंसिव सिस्टम अपना इस्तेमाल करके हम उनसे बच सकते हैं और उसका प्रभाव अपने परिवार पे ना आए। इसके लिए हम कुछ जो जैसे बोलते हैं कि हाइजीन के स्टैंडर्ड्स का फॉलो कर सकते हैं। जी, मैं जानना चाहूँगी कि किसी व्यक्ति को एयरबॉर्न डिजीज़ हो गया है, वो कैसे पहचानेगा कि वो अब नॉर्मल फीवर नहीं है, ये कोई डिजीज़ है, उसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, एयरबॉर्न डिजीज़ेस जैसे मैंने बताया, खांसी है, कॉफ है, बहुत ज़्यादा अगर हम बोल देते हैं तो जैसे दमा, टीबी हो गया, तो ये तो आपको डायग्नोसिस कराना ही कराना है कि मान लीजिए खांसी बहुत पुरानी हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो बहुत आवश्यक है कि आप उसका टेस्ट कराएं। अगर एक बार जान लें कि ऐसी कोई समस्या आ चुकी है तो पूरा ध्यान रखें, आप वातावरण बदलिए, आप कोशिश कीजिए कि किसी के संपर्क में ना आए, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एयरबॉर्न डिजीज़ सिंपल सी बात है, कफ के ड्रॉपलेट्स बाहर जाने ही जाने। तो जब आपको खांसी है या जुकाम है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपना जो एक मूवमेंट को थोड़ा सा लिमिटेड कीजिए, थोड़ा सीमित दायरे में रहिए, अपने आप को दूसरों से अलग करिए कि जब तक आप उस समस्या से बाहर नहीं आ जाते तो आप वजह ना बने इस डिज़ीज़ को फैलाने की, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी और आपकी ट्रीटमेंट के हिसाब से वो जब तक ठीक होगा, हो सकता है तब तक वो और किसी को हो जाए। तो अपने आप को सीमित जगह पर मूवमेंट में रखिए, कोशिश कीजिए कि औरों से थोड़ा सा अलग रहे। और ऑब्वियसली आपको डायग्नोसिस तो कराना है कि कोई समस्या आपकी नहीं 3 दिन में जा रही, 5 दिन में, तो समस्या थोड़ी बड़ी है, तो ज़रूरी है कि आप उसका डायग्नोसिस ज़रूर कराएं। जी मैम, मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि हमारे शो का नाम बैक टू नेचर है, मैं जानना चाहूँगी नेचुरल रेमेडीज जिसको भी व्यक्ति को एयरबॉर्न डिजीज़ हो गए हैं, बीमारियाँ हो गई हैं, वो किस तरह नेचुरल रेमेडीज़ के माध्यम से ठीक कर सकते हैं? देखिए, जो प्राकृतिक चिकित्सा है अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया चिकित्सा है कि जिसमें हम कुछ चीज़ों को फॉलो करके एक बड़े लेवल पे अपने आप को बचा सकते हैं। अगर हम बोलते हैं ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, तो एयरबॉर्न डिजीज़ का मतलब कि जो मारक है, माने कि उसको बचाने के लिए हमको एयर की प्यूरिफिकेशन का ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम जलाते हैं, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर कोई समस्या हवा में है तो उसको हवा से ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम उनको हवा में जलाते हैं रोज़ अपने घर में, अपने घर के आसपास, तो क्या होगा कि वो जो जीवाणु या कीटाणु आपके घर के अंदर आ रहे हैं वो हवा में ही ख़त्म हो सकते हैं। तो 2 लेवल पे बात करेंगे। पहली तो अपनी क्षमता कैसे हम बढ़ाएं, उन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करें, और दूसरा कि वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कुछ प्रिकॉशंस पहले भी शेयर करी, कि आपको इन चीज़ों का फॉलो करना है, कि आपको मास्क लगाना है, हाथ धोना है, हाथ पैर धोना है। कोशिश कीजिए बाहर की चप्पल या शूज़ जो हैं बाहर रखिए, उनको अंदर ना लेके आइए, खास तौर पे जब भी कोई ऐसा एपिडेमिक है। और सब चीज़ों को अच्छे से सफाई से धो के इस्तेमाल कीजिए। अब बात आ जाती है कि हवा में जीवाणुओं को मारने का क्या तरीका है। तो हवा में जीवाणुओं को मारने का एक बहुत ही पुरातन तरीका है, जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं हवन करते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी पाई हैं कि जैसे आम की लकड़ी है, उसमें ऐसे एल्डिहाइड्स हैं जिसको अगर हम जलाते हैं तो वो हवा में मौजूद सारे बैक्टीरिया, वायरस या कीटाणु, जीवाणु जितने भी हैं, उन सबको मारने की क्षमता रखती है। तो आम की लकड़ी अपने आप में एक बहुत अच्छा बोलती है कि हवा में जो डिजीज़ है उसको, जीवाणुओं को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर डालें क्या, तो उस पर हम नीम की पत्तियाँ डाल सकते हैं।
अगर आप नीम की पत्तियां आम की लकड़ी पर जलाते हैं तो हवा में जो धुआं है वो ही उन सब जर्म्स को मारने की क्षमता रखता है। लेकिन क्या है कि अब की जनरेशन जो है वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाती, क्योंकि उसको लगता है ये शायद उतना वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन यकीन मानिए गाँव में भी ऐसा होता है कि शाम को नीम के पत्ते जलाते हैं ताकि मच्छर ना आए, तो वो उस चीज़ पर चल रहे हैं। हमारी जो ये सारी साइंसेज हैं ये बड़ी टेक्निकल हैं और अब तो इन पे रिसर्च भी होने चुके हैं। कमरे के अंदर, आप रूम्स के अंदर, सबके अंदर अगर कैम्फर रखते हैं तो कैम्फर में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और उसमें इतनी क्षमता है कि वो जीवाणुओं को मार सकता है। आप कैम्फर को रोज़ सुबह शाम जला भी सकते हैं, उसके धुएं से भी जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बोलते हैं कि नीम का इस्तेमाल कर रहे हैं या अगर हम ये हवन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ासतौर पे कैम्फर को रोज़ जला रहे हैं, तो ये जो एयरबॉर्न डिजीज़ के लिए जो जिम्मेवार जीवाणु या कीटाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको हवा में काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। तो अब ये देखिए हवा में ही फैल गए, हवा से डिजीज़ आई और आपने हवा से ही उसको ख़त्म कर दिया। अब आ जाते हैं कि नेचुरली हम इससे बच कैसे सकते हैं। यकीन मानिए तुलसी एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी है कि अगर आप तुलसी की चाय या तुलसी के जल का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके ये सारे इन्फेक्शंस को, एक तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, दूसरा इन इन्फेक्शंस को मारने में बहुत हेल्प करेगा। तुलसी एक नेचुरल रेमेडी है। तो कमरों में कैम्फर रखना और तुलसी जल का सेवन करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पे नीम की पत्ती का सेवन कर सकते हैं, तुलसी की चाय बनाकर पी सकते हैं। यहाँ तक कि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो अंदर से आपका जो सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है और जर्म्स को किल करने के लिए आपने एक्सटर्नली भी लेना शुरू करा इस चीज़ को, तो ये बहुत आपको हेल्प करता है, मदद करता है। जी मैम, जैसे कि हमने नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में जाना, मैं जानना चाहूँगी कि खान पान पर किस तरह ध्यान दिया जाए और ठीक किया जा सकता है एयरबॉर्न डिजीज़ को। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें प्रिकॉशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि प्रिकॉशन आप कोशिश करिए कि कांटेक्ट में ना आए, अपना स्वच्छता का ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें। अब आ जाता है कि आपको क्या क्या अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए करना है। तो देखिए, आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर काम करना है। आपको फल सब्जियों का इस्तेमाल करना है, सही तरह से इस्तेमाल करना है। कोशिश कीजिए कि बासा भोजन या ओवर कुक्ड भोजन, जिसको पचाने में आपकी जो शक्ति है वो लग जाती है। जब हम खाना खाते हैं, अगर वो सुपाच्य है और वो हल्का है तो उसको हजम करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता। तो जो हमारी जीवनी शक्ति है वो हमारे पास बच जाती है और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में जीवाणुओं से लड़ने में हमारी मदद करती है। लेकिन अगर हमने बहुत ही गरिष्ठ भोजन खा लिया है, आप कभी भी देखिए कि यदि बहुत गरिष्ठ भोजन आपने खाया तो उसके बाद आपको आलस आने लग जाता है, आपका मन करता है मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, या तो वो क्यों है ऐसा? क्योंकि जो आपकी जीवनी शक्ति है उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गरिष्ठ भोजन को हजम करने में हमारी मदद करी। तो क्या हुआ कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। तो ज़्यादातर जो गरिष्ठ भोजन है या बासा भोजन है या ओवर प्रोसेस्ड फूड है या प्रिजर्व्ड फूड है, इसको हजम करने में हम अपनी जीवनी शक्ति को वेस्ट कर देते हैं। उसको बचाना है। आपको सुपाच्य हल्का भोजन, जैसे फल सब्जियां हैं, सलाद है, ताज़ा भोजन है, खजूर है, या हम बोले अंजीर है, भीगे हुए बादाम है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए तो आपकी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और उस बढ़ी हुई क्षमता को आप गरिष्ठ भोजन को अगर हजम करने में यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा कि आपकी शारीरिक कमज़ोरी बढ़ती है और आप इन कीटाणुओं से लड़ नहीं पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जब भी ऐसी कोई वो आती है कि हाँ बहुत ज़्यादा एयरबॉर्न डिजीज़ का, एक बोलते हैं कि हाँ आ गई हैं डिजीज़, उस टाइम पे आप भोजन पे खास तौर पर ताज़ा भोजन खाएं, पका हुआ भोजन खाएं, फल सब्जियों का इस्तेमाल करें जो उस मौसम में उपलब्ध है। जैसे जिस मौसम की जो सब्जी है वो उस मौसम के लिए बनी है, तो उस मौसम की सब्जी, ताज़ी सब्जी का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह धोकर और उसको स्वास्थ्यवर्धक रूप में पकाकर ही खाएं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, यदि आप चाहते हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े तो कुछ चीज़ों का अपने फूड में रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने आपको बोला, खजूर, अंजीर है, मखाने हैं,
और कुछ भीगे हुए बादाम हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। फलों और सब्जियों का एक बैलेंस बनाएं कि आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां और स्प्राउटेड चीज़ों का इस्तेमाल करें। स्प्राउटेड चीज़ों में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आपकी बहुत ही मदद करेगा। तो जैसे जैसे आपकी जीवनी शक्ति बढ़े, जीवनी शक्ति बढ़ती है जीवित भोजन से। जितना जीवित भोजन माने फ्रेश और ताज़ा भोजन खाएंगे तो उतनी आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी। और इसके अलावा मैं बोलूँगी कि प्राकृतिक रूप से प्राणायाम करें रोग प्रतिरोधक क्षमता से। बिल्कुल मैम, मेरा अगला प्रश्न यही होने वाला था कि हम जैसे कि आमतौर पर कहा जाता है कि इम्यूनिटी जो है वो योगा से भी बढ़ती है। जी जी। तो क्या एयरबोर्न डिजीज में भी योगा का महत्वपूर्ण? देखिए, एयरबोर्न डिजीज आपके शरीर में आई सांस से, आपने सांस लिया और वो हुई, तो इसका मतलब जो एंट्री है वो है आपके लंग्स, माने कि आपके फेफड़े। तो आपके फेफड़ों का मजबूत होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि जो प्राणायाम है आप कोशिश कीजिए कि स्वच्छ वातावरण में सुबह के टाइम अगर आप प्राणायाम करते हैं, आपकी श्वास प्रक्रिया का ध्यान रखते हैं, तो जो ये आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है यही अपने आप में आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बना सकती है, ताकि ये जो डिजीज़ है आपको ना हो और आपके लंग्स इतने स्ट्रॉन्ग बन जाए कि इस तरह के जीवाणुओं से लड़ सके और आपको इस तरह की समस्या ना आए। तो प्राणायाम जो है अपने आप में एक बहुत ही बोलते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्राणायाम करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि मैं आपको बताऊं तो जो आपका भोजन है, आपके भोजन में जो एनर्जी निकलती है उसमें जो ऐड होना है ऑक्सीजन, वो लंग्स में, मतलब उस एनर्जी को लंग्स में जाकर एनर्जी ऐड होती है, तब आपके शरीर में वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, खाली भोजन खाना काफ़ी नहीं है, उसमें प्राकृतिक हवा का या बोलेंगे ऑक्सीजनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऑक्सीजनेशन के लिए आपके लंग्स का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बोला, आप कैंपर अपने सारे रूम्स में रखें, उससे एयर प्योरीफाई हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं है जलाना है, सिर्फ आप सब रूम्स में एक एक कैंपर रख दीजिए। तुलसी के प्लांट्स को आप अपने घर के पास रखिए, नीम के पौधों को आप अपने घर के पास रखिए। तो ये छोटे छोटे अगर आप गमले भी बना के रखते हैं तो आपके ये जो एयर में ऑक्सीजन का लेवल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ का, आपने सुना है कि खाली नीम के पेड़ के नीचे बैठ लेने भर से ही आपको ऑक्सीजनेशन और आपकी जो जर्म्स की किलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, सिर्फ सांस लेने भर से। तो इसका मतलब इतनी ज़्यादा खूबी है इन प्लांट्स में। कोशिश कीजिए अपने घर के वातावरण के आसपास नीम का, तुलसी का और कैम्फर खास तौर पे रखने का एक सिस्टम बनाइए, सो दैट आपकी ऑक्सीजनेशन बेटर हो, आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग हो, और जो भोजन आपने खाया जब उसमें ऑक्सीजनेशन का टाइम आए, माने लंग्स में जाके उसमें एनर्जी ऐड हो, तो वो एक फ्रेश और हेल्दी एनर्जी हो। तो प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और एयरबोर्न डिजीज जिसमें कई खतरनाक बीमारियां डिजीज सामने आ जाते हैं उनके बारे में जानकारी साझा की, नेचुरल तरीके से किस तरह निजात पाया जा सकता है वो बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में जाना कि एयरबोर्न डिजीज जिसमें कोविड भी शामिल है, यानी कि वो डिजीज जो हवा के माध्यम से फैलते हैं, किस तरह नेचुरोपैथी के माध्यम से उनसे निजात पाया जा सकता है, साथ ही खान पान पर किस तरह ध्यान दिया जा सकता है। उम्मीद है आपको इस कार्यक्रम से जानकारी मिली होगी। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए बैक टू नेचर के साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार।